हिमालयाज़ की फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को डीपली ग्रास्प करना होगा। ये सिर्फ दो ज़मीन के टुकड़ों का टकराना नहीं है, ये एक मैसिव जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन इन्वॉल्व है। इस प्रोसेस को विजुअलाइज करो। कोलिजन से पहले इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक वास्ट ओशन बॉडी थी जिसे टेथी सी कहा जाता था। टेथी सी एक जियोसिंक्लाइन थी, यानी एक शैलो डिप्रेशन जहां रिवर्स लगातार सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही थीं। जब इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट को पुश करने लगी तो कंप्रेशनल फोर्सेस जनरेट हुईं। ये फोर्सेस इतनी स्ट्रांग थी कि टेथी सी के सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स स्क्वीज होकर फोल्ड होकर ऊपर उठने लगे। इसी फोल्डिंग प्रोसेस से हिमालयाज का बर्थ हुआ, इसलिए इन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। ये प्रोसेस एक बार में नहीं हुआ, ये फेजेस में कंप्लीट हुआ। सबसे पहले ओलिगोसीन पीरियड में मेन कंप्रेशन हुआ, जिससे ग्रेटर हिमालयाज बने। उसके बाद मायोसीन पीरियड में सेकंड अपलिफ्टमेंट हुआ, जिससे लेसर हिमालयाज बने। और फाइनली प्लीस्टोसीन पीरियड में, जो रिलेटिवली रीसेंट है, उसमें शिवालिक्स की फॉर्मेशन हुई। अब अगर हम हिमालयाज के स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री को देखें तो ये एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक आर्क्यूएट शेप यानी चाप के आकार में है। इस आर्क की लेंथ ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स है। नोटिस करो कि कश्मीर साइड में इसकी विड्थ 400 किलोमीटर्स तक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते ये श्रिंक होकर सिर्फ 150 किलोमीटर्स रह जाती है। इसका रीजन ये है कि ईस्ट में कंप्रेशनल फोर्स ज्यादा इंटेंस थी, जिसने माउंटेन को नैरो और स्टीप बना दिया। मैप पर ध्यान दो। हिमालयाज के दोनों एंड्स पर, वेस्ट में नंगा पर्वत और ईस्ट में नामचा बरवा, हमें शार्प टर्न्स दिखाई देते हैं। इन्हें सिंटैक्सियल बेंड्स कहते हैं। ये बेंड्स वहां बनते हैं जहां इंडियन प्लेट के कॉर्नर्स यूरेशियन प्लेट के अंदर वेज की तरह घुस गए हैं, जिससे माउंटेन चेन को मजबूरन साउथ की तरफ शार्प टर्न लेना पड़ा। तो हिमालयाज का ये स्ट्रक्चर, आर्क शेप, वेरिंग विथ और शार्प बेंड्स बस रैंडम ज्योग्राफी नहीं है, ये अंडरलाइंग टेक्टोनिक प्रेशर और कोलिजन मैकेनिक्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। इस टेक्टोनिक एवोल्यूशन को समझना जरूरी है, क्योंकि यही डिटरमिन करता है कि आज हमें माउंटेन्स की हाइट और शेप कैसी दिखती है। हिमालयाज के मेन रेंजेस से पहले हमें उस जोन को समझना होगा जो हिमालयन फ्रंट के पीछे छुपा हुआ है। इसे ट्रांस हिमालयाज या टिबेटन जोन कहते हैं। ट्रांस का मतलब है अक्रॉस या बियॉन्ड। जियोग्राफिकली ये ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में सिचुएटेड है और टेक्निकली ये टिबेटन प्लेटो का ही एक हिस्सा है। इसकी कॉम्पोजिशन को देखो, ये मेन हिमालयाज से अलग है। यहाँ हमें टेथिस सी के मरीन सेडिमेंट्स मिलते हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि ये एरिया कभी ओशन फ्लोर का पार्ट था। साथ ही इसमें ग्रेनाइटिक बैथोलिट्स भी हैं, यानी जमीन के नीचे मैग्मा कूल होकर हार्ड रॉक बन गया और अपलिफ्ट हो गया। इस जोन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी रेंज हायरार्की, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। सबसे नॉर्थ में कराकोरम रेंज है, जिसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक K2 गॉडविन ऑस्टिन लोकेटेड है। कराकोरम इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पर है कि इसका क्लाइमेट पोलर रीजन्स जैसा होता है। इसके साउथ में लद्दाख रेंज आती है। लद्दाख रेंज का रोल जियोग्राफिकल सेपरेटर का है। ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी श्योक रिवर के बीच में एक वाटर डिवाइड बनाती है। लद्दाख के नीचे जास्कर रेंज है, जो ट्रांस हिमालयाज की सेवन मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करती है, और तिब्बत साइड में कैलाश रेंज इसका एक्सटेंशन है। अब बात करते हैं ग्लेशियल सिस्टम्स की। ट्रांस हिमालयाज, स्पेसिफिकली कराकोरम रीजन, पोलर रीजन्स के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियल हब है। यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, जो लगभग 72 किलोमीटर लंबा है और नुब्रा वैली में सिचुएटेड है। सियाचिन के अलावा बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पार ग्लेशियर्स भी यहीं हैं। ये ग्लेशियर्स सिर्फ बर्फ के टुकड़े नहीं हैं, ये फ्रेश वाटर के मैसिव रेजर्वॉयर्स हैं जो इंडस जैसी रिवर्स को फीड करते हैं। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि ट्रांस हिमालयाज मेन हिमालयन रेन बियरिंग विंड्स को ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि ये रेन शैडो जोन में आते हैं। ग्रेटर हिमालयाज सारा मॉइस्चर पहले ही रोक लेते हैं। इसलिए ट्रांस हिमालयाज एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ बर्फ तो है, पर बारिश बहुत कम होती है। वेजिटेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सिर्फ रॉकी टेरेन और ग्लेशियर्स डोमिनेट करते हैं। तो जब हम ट्रांस हिमालयाज पढ़ते हैं तो हम एसेंशियली एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट जोन की स्टडी कर रहे हैं, जो जियोलॉजिकली यूरेशियन प्लेट का मार्जिन है। अब हम एंटर करते हैं हिमालयाज के सबसे प्रोमिनेंट और मेजेस्टिक पार्ट में, ग्रेटर हिमालयाज, जिन्हें हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री का लिटरल मीनिंग है अबोर्ड ऑफ स्नो। ये रेंज सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कंटिन्यूअस वॉल है।
कंटिन्यूअस वर्ड यहाँ बहुत क्रिटिकल है। लेसर हिमालयाज या शिवालिक्स ब्रोकन है, लेकिन ग्रेटर हिमालयाज एक कंटिन्यूअस दीवार की तरह खड़े हैं विदाउट मेजर गैप्स। इस रेंज की एवरेज हाइट 6100 मीटर्स है, जो इसे दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज बनाती है। इसके कोर जियोलॉजी को समझो। आउटसाइड से ये सेडिमेंट्री रॉक्स से घिरा हो सकता है, लेकिन इसका इंटरनल कोर क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट और नाइस से बना है। Why is this? जब कोलिजन हुआ तो इंटेंस हीट और प्रेशर ने रॉक्स को मेल्ट किया और मेटामॉर्फोज कर दिया, जिससे ये हार्ड क्रिस्टलाइन कोर बना। स्ट्रक्चरली ग्रेटर हिमालयाज एसिमेट्रिकल फोल्ड्स शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया की तरफ जो स्लोप है, साउथ स्लोप, वो बहुत स्टीप और सडन है, जबकि तिब्बत की तरफ जो स्लोप है, नॉर्थ स्लोप, वो कंपैरेटिवली जेंटल है। ये एसिमेट्री इसलिए है क्योंकि इंडियन प्लेट ने साउथ से नॉर्थ की तरफ पुश किया, जिससे साउथ फेस पर वर्टिकल अपलिफ्ट ज्यादा हुआ। इस रेंज में दुनिया की सबसे ऊंची पीक्स मिलती हैं। नंगा पर्वत वेस्ट से लेकर नामचा बरवा ईस्ट तक इसका एक्सटेंशन है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सभी जायंट्स इसी रेंज का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि ये रेंज इतनी कंटिन्यूअस और ऊंची है, इसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो फ्यू नेचुरल गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम पासेस या ला कहते हैं, वो स्ट्रेटेजिक और ट्रेड पर्सपेक्टिव से वाइटल बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला, हिमाचल में बरालाचा ला और शिपकीला, और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला। विजुअलाइज दिस। अगर ये पासेस नहीं होते तो एंशिएंट टाइम्स में इंडिया और तिब्बत, सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड या कल्चरल एक्सचेंज इम्पॉसिबल होता। जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें तो ग्रेटर हिमालयास को लेसर हिमालयास से अलग करने वाली फॉल्ट लाइन को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ये वो जोन है जहां ग्रेटर हिमालयास की पुरानी और हार्ड रॉक्स लेसर हिमालयास की रिलेटिवली यंगर रॉक्स के ऊपर थ्रस्ट हो गई हैं। तो हिमाद्री सिर्फ हाइट के बारे में नहीं है, ये एक मैसिव क्रिस्टलाइन बैरियर है जो क्लाइमेटिक और फिजिकल बाउंड्री क्रिएट करता है। ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में हमें लेसर हिमालयाज मिलते हैं, जिन्हें हिमाचल या मिडिल हिमालयाज भी कहा जाता है। इनकी हाइट हिमाद्री जितनी नहीं है, ये एवरेज 3700 से 4500 मीटर्स के बीच होते हैं और इनकी विड्थ लगभग 50 किलोमीटर होती है। लेकिन टेरेन के मामले में ये हाईली रगेड और कॉम्प्लेक्स है। इसका रीजन है कंप्रेशन। ये रॉक्स दो पावरफुल फोर्सेस के बीच में स्क्वीज हुई हैं, ऊपर से ग्रेटर हिमालयाज और नीचे से इंडियन प्लेट का पुश। इस वजह से यहाँ रॉक्स बहुत टूटी फूटी और डाइसेक्टेड यानी नदियों द्वारा कटी हुई हैं। प्रिंसिपल रेंजेस को देखो। कश्मीर में पीर पंजाल सबसे लंबी रेंज है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर वाइट रेंज प्रोमिनेंट है। उत्तराखंड में मसूरी और नागटिब्बा रेंजेस आती हैं और नेपाल में इसे महाभारत लेक कहते हैं। ये अलग अलग नाम सेम जियोलॉजिकल सिस्टम के लोकल पार्ट्स हैं। अब एक बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझना है, वैली सिस्टम्स, स्पेसिफिकली कश्मीर वैली। लिसन केयरफुली। कश्मीर वैली एक सिंक्लाइनल बेसिन है, यानी दो पहाड़ों पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच का एक नेचुरल बोल। यहाँ करेवा फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जियोग्राफी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जब पीर पंजाल रेंज ऊपर उठ रही थी तो उसने एग्जिस्टिंग रिवर्स के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इस ब्लॉकेज से वहाँ एक ह्यूज टेम्पररी लेक बन गई प्लाइस्टोसीन ईपॉक में। हजारों सालों तक इस लेक में रिवर्स ने सेडिमेंट्स यानी सैंड, क्ले, सिल्ट डिपॉजिट किए। बाद में झेलम रिवर ने बारामुल्ला गॉज के थ्रू अपना रास्ता बनाया और लेक का पानी ड्रेन आउट हो गया। जो डिपॉजिट्स पीछे रह गए वो टेरेस लाइक फ्लैट लैंड्स बन गए, जिन्हें आज हम करेवास कहते हैं। कनेक्शन समझो, यही करेवा सॉइल है जो सैफरन यानी ज़ाफ़रान की खेती के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये मॉइस्चर रिटेन करती है और न्यूट्रिएंट रिच है। इसके अलावा लेसर हिमालयाज अपनी प्लेजेंट क्लाइमेट के लिए जाने जाते हैं। ग्रेटर हिमालयाज बहुत ठंडे हैं और प्लेन्स बहुत गर्म, तो ब्रिटिशर्स ने अपने समर रिजॉर्ट्स जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग इन्हीं रिजेस पर बनाए। ध्यान देना, ज्यादातर हिल स्टेशंस वैलीज में नहीं बल्कि रिजेस यानी पहाड़ की चोटी पर लोकेटेड हैं। इसका रीजन है व्यू, सनलाइट और फ्रेश एयर। कांगड़ा और कुल्लू जैसी वैलीज जो हिमाचल में है अपने फ्रूट ऑर्चर्ड्स के लिए फेमस हैं। जियोलॉजिकली लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच की बाउंड्री को मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, MBT।
हिमालयन सिस्टम की सबसे आउटर और सबसे यंग लेयर है शिवालिक्स। इन्हें आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। जब हम यंग बोलते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी फॉर्मेशन प्लाइस्टोसीन ईपॉक में हुई, जो जियोलॉजिकल टर्म्स में कल की बात है। शिवालिक्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस बाकी हिमालयाज से अलग है। जब ग्रेटर और लेसर हिमालयाज बन चुके थे तो वहां से निकलने वाली रिवर्स अपने साथ भारी मात्रा में ग्रेवल, सिल्ट और बोल्डर्स लेकर आईं। ये रिवर्स प्लेन्स में एंटर होने से पहले अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती गईं। बाद में इंडियन प्लेट के लगातार पुश ने इन सेडिमेंट्स को फोल्ड करके ऊपर उठा गया। लॉजिक पकड़ो, क्योंकि ये रिवर्स डिपॉजिट से बने हैं, इसलिए शिवालिक्स की रॉक्स अनकंसोलिडेटेड कच्ची हैं। ये सॉलिड ग्रेनाइट नहीं बल्कि लूज कॉन्ग्लोमरेट है। इस वजह से यहाँ इरोजन और लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन होते हैं। इनकी हाइट कम है, 900 से 1100 मीटर्स, और विड्थ 10 से 50 किलोमीटर्स तक वेरी करती है। टोपोग्राफी वाइज ये होग बैक स्ट्रक्चर शो करते हैं, यानी साउथ की तरफ स्टीप स्लोप और नॉर्थ की तरफ जेंटल स्लोप। शिवालिक्स कंटिन्यूस नहीं है। वेस्ट में ये क्लियर दिखते हैं, लेकिन ईस्ट में जैसे रिवर गंडक के पास ये लेसा हिमालयास के साथ मर्ज हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। असम में ये ऑलमोस्ट एब्सेंट है। अब आते हैं डून्स पर, जैसे देहरादून, कोटली दून, पटली दून। ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं। इनका मैकेनिज्म समझो। जब शिवालिक्स ऊपर उठ रहे थे तो उन्होंने लेसा हिमालयास से आने वाली रिवर्स को टेम्पररी तौर पर ब्लॉक कर दिया। इससे वहां टेम्पररी लेक्स बन गईं। रिवर्स ने इन लेक्स को सेडिमेंट्स यानी ग्रेवल या अलूवियम से भर दिया। जब रिवर ने शिवालिक रिज को कट कर अपना रास्ता फिर से बनाया तो पानी बह गया, लेकिन वो फ्लैट फर्टाइल सेडिमेंट फ्लोर वहीं रह गया। यही फ्लैट फ्लोर आज दून कहलाता है। देहरादून इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पंजाब साइड में शिवालिक्स में सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं जिन्हें चोस कहते हैं। क्योंकि रॉक्स सॉफ्ट और लूज हैं, ये चोस सीवियर सॉइल इरोजन करती हैं, जिससे ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए खराब हो जाती है, यानी बैड लैंड टोपोग्राफी। तो याद रखना, शिवालिक्स हिमालयाज के कंस्ट्रक्शन डेब्रीज से बने हैं जो बाद में अपलिफ्ट हुए हैं। अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, जहां हिमालयाज का कैरेक्टर ड्रामेटिकली चेंज होता है। यहां हम पढ़ते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स के बारे में। सबसे पहला स्ट्रक्चरल फीचर जो नोट करना है वो है सिंटैक्सियल बेंड। मैप पर देखो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉज के पास हिमालयन रेंज अचानक साउथ की तरफ शार्प टर्न लेती है। इस हेयरपिन टर्न को सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। इस पॉइंट के बाद माउंटेन्स ईस्ट वेस्ट रन करने की बजाय नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और कॉन्वेक्स शेप बनाते हैं। इन हिल्स की कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन यानी सेडिमेंट्री रॉक्स की है। पूर्वांचल डिफरेंट हिल रेंजेस का कलेक्शन है जो बॉर्डर के साथ चलती है। नॉर्थ से साउथ ऑर्डर याद रखना जरूरी है। सबसे ऊपर पटकाई बुम है जो अरुणाचल और म्यांमार के बीच नेचुरल बॉर्डर बनाता है। उसके नीचे नागा हिल्स हैं जिनकी हाईएस्ट पीक माउंट सारामती है, 3826 मीटर। नागा हिल्स इंडिया और म्यांमार के बीच वाटरशेड का काम करती हैं, यानी पानी का बहाव अलग करती है। उसके साउथ में मणिपुर हिल्स है। मणिपुर हिल्स का डिस्टिंक्टिव फीचर है लोकतक लेक। ये दुनिया की एकमात्र फ्लोटिंग लेक है जहां फुमडीज यानी फ्लोटिंग वेजिटेशन मास मिलती हैं। सबसे नीचे मीजो हिल्स, यानी जिन्हें पहले लुशाई हिल्स कहते थे, आती है। मीजो हिल्स मोलासिस बेसिन के लिए फेमस है। मोलासिस का मतलब है सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, इसलिए यहाँ के हिल्स रोलिंग और सॉफ्ट नेचर की होती है, शार्प रॉकी पीक्स नहीं। इन्हें ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अब एक क्रूशल कॉन्सेप्ट चेक। अक्सर स्टूडेंट्स गारो, खासी और जयंतिया हिल्स को भी पूर्वांचल का पार्ट समझ लेते हैं क्योंकि वो ज्योग्राफिकली पास है, लेकिन जियोलॉजिकली ये गलत है। गारो, खासी, जयंतिया और माइकिर हिल्स पेनिनसुलर ब्लॉक यानी डेक्कन प्लेटो का डिटैच्ड हिस्सा है। मालदा गैप यानी वेस्ट बंगाल एरिया ने इन हिल्स को मेन पेनिनसुलर प्लेटो से अलग कर दिया है। जबकि पूर्वांचल हिल्स टर्शरी फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी हिमालयास का पार्ट। गारो, खासी, जयंतिया बहुत पुरानी आर्कियन नाइस रॉक्स हैं। इन दोनों सिस्टम्स को स्ट्रक्चरल सेपरेशन डायग्राम में साफ देखा जा सकता है। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत वाइटल है। अभी तक हमने हिमालयाज को नॉर्थ से साउथ यानी लैटिट्यूडनल डिवीजन से स्टडी किया। अब हम इन्हें वेस्ट से ईस्ट यानी लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन से क्लासिफाई करेंगे।
ये क्लासिफिकेशन सर सिडनी बराड ने दिया था और इसका बेसिस रिवर गॉजेस हैं। रिवर्स माउंटेन से पुरानी है, इसलिए उन्होंने माउंटेन्स को काटकर नेचुरल बाउंड्रीज बना दी हैं। सबसे पहला सेक्शन है कश्मीर पंजाब हिमालयाज, जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में है। ये सेक्शन सबसे वाइड यानी चौड़ा है और यहाँ जास्कर और पीर पंजाल रेंजेस डोमिनेट करती हैं। करेवाज यहाँ का यूनिक फीचर है। नेक्स्ट सेक्टर है कुमाऊं हिमालयाज, जो सतलुज और काली रिवर के बीच में है। नंदा देवी और कामेट यहाँ की मेजर पीक्स हैं। ये रीजन अपने ताल्स यानी लेक्स के लिए फेमस है और यहाँ से गंगा और यमुना का सोर्स निकलता है। फिर आता है नेपाल सेंट्रल हिमालयाज, जो काली और तीस्ता रिवर के बीच है। नॉट दिस, ये हिमालयाज का सबसे ऊंचा हिस्सा है। एवरेस्ट, कंचनजुंगा, धौलागिरी सब यहीं हैं। यहाँ माउंटेन वॉल सबसे नैरो लेकिन सबसे स्टीप है। लास्ट में असम यानी ईस्टर्न हिमालयाज हैं, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा यानी दिहांग के बीच हैं। यहाँ माउंटेन्स प्लेन से अचानक राइज करते हैं और यहाँ रेनफॉल बहुत हैवी होती है। अब एक इंटरेस्टिंग इकोलॉजिकल कंपैरिजन देखते हैं, स्नो लाइन और वेजिटेशन का। विजुअल 2 ग्राफ को ध्यान से समझो। जनरली ईस्टर्न हिमालयाज में रेनफॉल और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और वेस्टर्न हिमालयाज ड्रायर या टेम्परेट होते हैं। इसका असर ट्री लाइन और स्नो लाइन पर पड़ता है। ईस्टर्न हिमालयाज में ज्यादा मॉइस्चर की वजह से वेजिटेशन बहुत ऊंचाई तक मिलती है, यानी हायर ट्री लाइन। वहां फॉरेस्ट्स डेंस और एवरग्रीन होते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज में ड्राइनेस की वजह से ट्रीज कम हाइट पर ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन स्नो लाइन का मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ग्राफ शो करता है कि परमानेंट स्नो लाइन वेस्ट में हायर एल्टीट्यूड पर है और ईस्ट में लोअर एल्टीट्यूड पर है। रीजनिंग, इसका रीजन ये है कि ईस्ट में ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि स्नो कम हाइट पर भी एक्यूमुलेट हो जाती है और मेल्ट नहीं होती क्लाउड कवर की वजह से। जबकि वेस्ट में ऑल्दो ठंड है, लेकिन ड्राई होने के कारण और डायरेक्ट सोलर रेडिएशन यानी लेस क्लाउड्स के कारण स्नो हायर एल्टीट्यूड पर मिलती है। सो ईस्ट इज वेटर एंड ग्रीनर, वेस्ट इज ड्रायर एंड बैरन। लेक्चर के एंड में हम सिंथेसाइज करते हैं कि हिमालयाज की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये माउंटेन्स इंडिया के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल हैं। सबसे पहले क्लाइमेट को देखो। हिमालयाज एक मैसिव क्लाइमेटिक बैरियर है। अगर ये नहीं होते तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बिना रुकावट के तिब्बत निकल जाती और नॉर्थ इंडिया एक डेजर्ट होता। हिमालयाज इन विंड्स को इंटरसेप्ट करके ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाते हैं। दूसरा, विंटर्स में सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से आने वाली फ्रीजिंग कोल्ड विंड्स को हिमालयाज रोक लेते हैं, जिससे इंडिया डीप फ्रीज होने से बच जाता है और हमें मॉडरेट विंटर्स मिलती हैं। हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो हिमालयाज वाटर पावर ऑफ एशिया हैं। यहाँ के ग्लेशियर्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी पेरेनियल रिवर्स को फीड करते हैं। पेरेनियल मतलब जो साल भर बहती हैं। ये रिवर्स ना सिर्फ पीने का पानी देती हैं, बल्कि मैसिव हाइड्रो पावर पोटेंशियल भी होल्ड करती हैं, अप्रॉक्स 40% ऑफ इंडियाज पोटेंशियल। इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी का डायरेक्ट लिंक है। हिमालयन रिवर्स ने जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए हैं, उन्होंने ही ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रैनरी ऑफ इंडिया को बनाया है। बिना हिमालयाज के ये फर्टाइल प्लेन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। बायोडाइवर्सिटी के नजरिए से ये रीजन एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ एंडेमिक फ्लोरा और फौना जो कहीं और नहीं मिलते पाए जाते हैं, जैसे रेड पांडा या मेडिसिनल हर्ब्स। टिम्बर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ये बड़ा सोर्स है। फाइनली, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी एंगल। हिस्टोरिकली हिमालयाज इंडिया के लिए एक नेचुरल फोर्ट्रेस रहे हैं। इस फिजिकल बैरियर ने इंडिया को इन्वेजन से प्रोटेक्ट किया है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में भी हाई एल्टीट्यूड टेरेन डिफेंस फोर्सेस को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है, नेचुरल फ्रंटियर। कल्चरल टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म भी लोकल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। तो कंक्लूजन ये है कि हिमालय सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है जो इंडिया की क्लाइमेट, वाटर, फूड और सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं। फाइनल थॉट, without Himalayas, the geographical identity of India would be completely different.